हेलो एवरीवन। आज से हम क्रिया शरीर का जो NCISM का सिलेबस है उसके 4th पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 4th पॉइंट के अंदर क्या है, वात के जितने भी सामान्य निरुक्ति, कर्म, स्थान और जो वात के 5 प्रकार है, प्राण वायु, उदान वायु, सम्मान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, उनके कर्म और उनके स्थान और उनसे होने वाली डिसीज़, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते वात। तो वात क्या है? वात क्या है? शारीर दोष जो हमने पढ़े थे, वात पित्त कफ, उसके अंदर वात को लिया गया है। दोष क्या होते हैं? दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष है। तो शरीर को दूषित करने वाले 3 दोषों के अंतर्गत वात का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब सबसे पहले वात की निरुक्ति, कि वात शब्द बना कैसे है। ठीक है। तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, जो वात की निरुक्ति वाला टॉपिक था, उसके अंदर वा गति गंध नयो। तो वा गति गंध नयो धातु में त प्रत्यय करने से वात बन रहा था। ठीक है। वा गति गंध नयो धातु में त प्रत्यय करने से वा शब्द बनता है। तो ये वा शब्द कैसे बना है वो है। तो यहाँ पे गति गंध नयो का अर्थ क्या होता है? जो गति कराने वाला होता है, चेष्टा कराने वाला, मूवमेंट करने वाला जो होता है, उसे वात कहा गया है। ठीक है। यहाँ पे गति, ज्ञान, प्राप्ति, इन सब चीज़ों से वात को लिया गया है। ठीक है। हमारी प्रकृति में भी ना वायु क्या काम करता है? जितना भी संचार का काम, मतलब जितनी भी मूवमेंट होती है वो वायु के द्वारा होती है, हवा के द्वारा होती है। जैसे कि अग्नि को जलाना, सूर्य, चंद्रमा, इन सब की गति को नियंत्रण करना, फिर बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, वृक्षों को हिलाना, ये सब काम किसका है? वायु का है। वैसे हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है ना, वो काम वात का होता है। ठीक है। शरीर के अंतर्गत होने वाली समस्त चेष्टाएं वात के द्वारा ही होती है और यह प्राणियों का प्राण है। ठीक है। तो वात को क्या बोला है? प्राणियों का प्राण बोला गया है। ठीक है। तो वा शब्द कैसे बना है? वा गति गंध नयो धातु में त प्रत्यय करने पर वा शब्द बना है और इसका अर्थ क्या होता है? गति। शरीर के अंदर होने वाली समस्त चेष्टाएं वात के द्वारा होती है। ठीक है। अब इसको हम मॉडर्न में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, अगर हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी, इसीलिए इसको सब प्राणियों का प्राण बोला गया है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वात के गुण। हर चीज़ के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। वैसे ही वात के भी गुण होते हैं, क्योंकि वात को हम देख तो सकते नहीं है, तो हम उसके गुणों के आधार पर ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर वात है, यहाँ पर पित्त है, यहाँ पर कफ है। तो इसलिए उन्होंने, आचार्यों ने इनके गुण बताए हैं। ठीक है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है? तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्मश्चलो अनिल। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, 6 ये वात के गुण है। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार वात के कितने गुण बताए गए? 6 गुण बताए गए। कौन कौन से? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। अब इनका मीनिंग क्या होता है, तो हम इनका मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? रुक्ष। रुक्ष का मतलब क्या होता है? ड्राई। ठीक है। तो जहाँ पे भी ड्राइनेस हो रही है तो हम क्या समझ जाएंगे कि वहाँ पर है वात। ठीक है। ड्राइनेस से हम वात समझेंगे। फिर है लघु। लघु मतलब हल्कापन, लाइट, या फिर हल्का भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर हल्कापन हो रहा है वहाँ पर वायु होगी, क्योंकि हवा तो हल्की होती है ना। फिर शीत। शीत मतलब क्या होता है? कूल या फिर ठंडा। खर। खर मतलब क्या होता है? खुरदुरा, रफ। जहाँ भी रफ चीज़ें होगी वहाँ पर वात होगा। फिर होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक, माइन्यूट। और लास्ट है चल। चल मतलब गति, मूवमेंट। तो ये वात के 6 गुण बताएं आचार्य वाग्भट ने। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने कितने गुण बताए हैं? वात के 6। सॉरी। आचार्य चरक ने रुक्ष, शीत
रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, 7 गुण बताए। इन्होंने एक एक्स्ट्रा कौन सा बताया है? विशद। विशद मतलब क्या होता है? जो कठिन है, मतलब जिसको अगर हम एक बार में तोड़ना चाहे तो टूट जाए। इसको पिच्छल का अपोजिट, जैसे लचीलापन होता है ना, उसका अपोजिट विशद होता है। तो आचार्य चरक ने 7 गुण बताए, उन्होंने विशद एक्स्ट्रा बताया। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? वात को रजोगुण प्रधान बोला है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने वात के ये सब तो गुण बताया कि रुक्ष, लघु, शीत, लेकिन उन्होंने जो मन के जो गुण है ना, 3 सत्व, रज और तम, उनमें से वात को रजोगुण बाहुल्य बोला है। ठीक है, तो ये याद करना जरूरी है। तो ये तीनों, ये सब क्या थे? वात के भौतिक गुण। अभी तक हमने जो भी गुण पढ़े ना, ये वात के भौतिक गुण है। ठीक है, भौतिक मतलब क्या होता है? फिजिकल, कि हाँ इनको हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है, फिजिक्स जैसे टाइप समझ लो, जो फिजिकल है, जो हमें दिखता है, जो हम महसूस कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये वात के भौतिक गुण है। अब आते हैं वात के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है? योगवाही, आशुकारी और अचिंत्य शक्ति। अब योगवाही मतलब क्या होता है? योगवाही का मतलब क्या होता है कि वात ऐसा है ना, जो अपना तो काम करता है लेकिन वो अपने साथ दूसरों को भी लेके जाता है। तो योगवाही, कि पित्त और कफ दोनों गति नहीं करते, वो दोनों सिर्फ एक जगह पे रहते हैं, लेकिन उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किसका है? वात का। वात एक तरफ से क्या बोल सकते हैं हम, कोई भी रिएक्शन हो रही है ना, तो उसको बढ़ावा देने का काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, तो खुद तो अपना काम करता है लेकिन दूसरों का जो काम है ना, उसको भी बढ़ाता है, इसलिए उसे योगवाही बोलते हैं। आशुकारी, आशुकारी मतलब बहुत जल्दी काम करने वाला, मतलब फटाफट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, अपने जो लक्षण है वो दिखाएगा, और पित्त और कफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएगा। आशु मतलब बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, और अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति मतलब हम सोच भी नहीं सकते, वो ऐसे काम करता है, मतलब हमारे चित्त, मतलब हमारे मन से भी ज़्यादा, मतलब जितना हम सोचते हैं उससे भी कुछ अलग ही होता है उसका काम, तो इसलिए उसको अचिंत्य शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो योगवाही क्या मतलब कि वो ना खुद के साथ में दूसरों के भी काम कराने में, दूसरों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, उनके लक्षणों को व्यक्त करने में, रोग की उत्पत्ति करने में मदद करता है। आशुकारी मतलब वो शीघ्र कार्य करता है, और अचिंत्य शक्ति मतलब उसका काम ऐसा होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो यह है रासायनिक गुण। अब है बात के मानसिक गुण। तो गुण तो सुश्रुत ने बता दिए थे, रजोगुण प्रधान है। ठीक है, दूसरा है दारुण। दारुण मतलब बहुत बहुत टफ होता है इसको ट्रीट करना, मतलब बात का ऐसा काम होता है कि हम उसको एक बार में आसानी से सही नहीं कर सकते, और ना ही हम उसको समझ सकते हैं इजीली, इसलिए वो दारुण है, मतलब वो बहुत कठिन है, उसको समझना बहुत कठिन है। ठीक है, तो ये बात के गुण हो गए। कौन कौन से? ये वाला श्लोक आप याद कर लीजिएगा। तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चलो, अनिल। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने 6 गुण बताए, आचार्य चरक ने 7 गुण बताए, चरक ने विशद एक्स्ट्रा बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने रजोगुण बाहुल्य बोला है। वात के रासायनिक गुण कौन कौन से? योगवाही होता है, आशुकारी है, और अचिंत्य शक्ति है। योगवाही मतलब एंजाइम की तरह काम करता है, आशुकारी मतलब शीघ्र काम करता है, और अचिंत्य शक्ति मतलब उसका काम ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। और मानसिक गुण क्या है? रजोगुण बाहुल्य है और दारुण है। ठीक है, ये हो गए वात के गुण। अब हम देखते हैं वात के सामान्य कर्म। ठीक है, नॉर्मली हम वात के क्या कर्म होंगे वो है। ठीक है, फिर उसके भेद और उनके कर्म हम आगे पढ़ेंगे। तो वात के सामान्य कर्म क्या है? उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समो मोक्षो गति मताम, वायु कर्म विकार्य। ठीक है, उत्साह मतलब जो कार्य करने की शक्ति होती है हमें, उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रवृत्त करना। तो कार्य करने की जो शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ति है, हमको कुछ काम करना है, तो हम ऐसा सोचते हैं, हम उस काम करने के लिए क्या बोलते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हम ये काम हमको करना है, ये काम हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम ये सब सोचते हैं किस वजह से? वात की वजह से। तो जो कार्य करने की शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ति है ना, वो वात का कर्म है। उच्छ्वास और निश्वास मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का काम भी वात का है। फिर है चेष्टा। चेष्टा मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, सोना, हाथों को हिलाना,
एक चीज़ को दूसरी चीज़ एक चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना, खाना खाना, खाना बनाना, ये सब जितनी भी चेष्टाएं हो रही है वो वात के कारण हो रही है। फिर वाचिक भी मतलब चेष्टा 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो कायिक मतलब जो हमारी काय मतलब हमारा शरीर जो काम कर रहा है, ठीक है। वाचिक मतलब जो हमारी वाणी जैसे हम बोलते हैं वो भी वात की वजह से बोलते हैं। और मानसिक मतलब जो हम सोच रहे हैं, हमारा ब्रेन जैसे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम, वो भी वात से ही होता है। फिर धातुओं की सम्यक गति, तो जो हमारे शरीर में 7 धातु है ना, उनका सम्यक गति से मतलब उनका सही से बनना, एक धातु से दूसरे धातु में उनका परिवर्तन होना, ये सब वात की वजह से होता है। और मल का सम्यक निष्कासन भी वात से ही होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अलग से समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में 7 धातु है, ठीक है, तो वो कैसे बनती है, आहार हम जैसे हमने खाना खाया उसे 7 धातुएं बन रही, मल का निष्कासन हो रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे आहार पाक में। लेकिन अभी हमको यहाँ पर जैसे लिखा है कि धातुओं की सम्यक गति, तो पता तो होना चाहिए ना कि धातुओं की सम्यक गति होती कैसे। तो जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, आहार, वो डाइजेस्ट हुआ, फिर ना उसके 2 भाग बढ़ गए, एक तो हुआ सार भाग और एक हुआ मल भाग, ठीक है। ये मल भाग, तो ये तो मल निकल गया, ठीक है। और ये सार भाग, फिर ये जो सार भाग है ना, इससे ना मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, फिर मैं सिर्फ ब्रीफ में ही बता रही हूँ, ठीक है। ये रस धातु बनी, फिर रस से बनती है रक्त धातु, रक्त से बनती है मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र, ठीक है। और ये 7 धातु हैं, और शुक्र के बाद बनता है ओज, ठीक है। तो ये हमारा एक साइकिल होता है कि हमने खाना खाया, उससे 2 भागों में बढ़ गया, मल भाग और सार भाग, फिर सार भाग से रस, फिर रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, ऐसे ये साइकिल बनता है, ठीक है। तो धातु की सम्यक गति वात के द्वारा होती है और मल का सम्यक निष्कासन भी वात के द्वारा होता है। तो क्या क्या है, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु की सम्यक गति और मल का सम्यक निष्कासन, ये किसके कर्म है, वात के कर्म है। अब वात के अन्य कर्म क्या है, ठीक है। तो वायु को क्या बोला गया है, तंत्र यंत्रधर। तंत्र यंत्र मतलब जो हमारा शरीर रूपी यंत्र है उसको धारण कौन करता है, वात। तो इसलिए वायु को तंत्र यंत्रधर बोला है कि हमारे शरीर रूपी यंत्र का धारण करता है, जितनी भी धातु है उनका नियमित कर्म होता है, ये सब वात के द्वारा होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर रूपी मन को मतलब हमारे शरीर रूपी यंत्र को धारण करने का काम किसका है, वात का है, ठीक है। अगला क्या है, सभी चेष्टाओं का प्रवर्तक है, वही कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएं होती है, उनकी प्रवर्तक कौन है, वात। नियंता प्रणेता च मनसः, ये शब्द ये श्लोक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि नियंता प्रणेता च मनसः किसके लिए बोला है, तो ये वात के लिए बोला है। मतलब वात मन का नियामक और प्रेरणा देने वाला, ठीक है, दोनों है। कि मन को नियामक मतलब क्या, मन में जितने भी विषय है उनकी प्रवृत्ति करना, उनको नियंत्रण करने का काम किसका है, मन का है, ठीक है। वात सभी इंद्रियों के विषयों को प्रेरित करता है। हमारी कितनी इंद्रियां होती, 11 इंद्रियां बताई थी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तो उनको सबके विषयों को प्रेरित करने का काम कौन करता है, वात करता है। फिर क्या है, वात सभी धातुओं को उनके प्राकृतिक स्थान पर स्थापित करता है। जैसे अभी हमने वो जो फ्लो चार्ट पढ़ा, तो रस धातु को अपने स्थान पर छोड़ देगा, फिर उससे आगे रक्त में जाएगा, उसको अपने स्थान पर छोड़ देगा। तो वात सभी धातुओं को अपने प्राकृतिक स्थान पर स्थापित करता है। वाणी का प्रवर्तक है, हम जो बोल रहे हैं ये वात की वजह से बोल रहे हैं। शरीर में हर्ष और उत्साह को बनाए रखता है और शरीर के मलों को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये वात के अन्य कर्म थे कि हमारे शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है, सभी चेष्टाओं को प्रवर्तक है, मन का नियामक है, इंद्रियों के विषय को प्रेरित करता है, धातुओं की प्राकृतिक स्थान पर लेके आता है, वाणी को बढ़ाता है, हर्ष उत्साह को बनाए रखता है और मलों को बाहर निकालता है, ठीक है। और वात के लिए ये वात ही है जिसके इतने सारे कर्म को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि पित्त और कफ के इतने कर्म नहीं होते। वात क्या करता है, हर चीज़ को नियंत्रण करता है, इसलिए हमको वात के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो क्या बोला है वात को, वायुर आयुर्बलम
वायुर्धाता शरीराणाम। वायुर्धाता शरीराणाम मतलब क्या है, वायु ही आयु है, वायु ही बल है और वायु ही देह का धारण करता है। मतलब हमारा शरीर जो भी कर रहा है वो सब वात की वजह से। वायु ही आयु है, वायु ही बल है और देह का धारण करने वाला भी वायु ही है। ठीक है। फिर जो अपन ने देखा था योग वायु कर्म, तो उसके लिए आचार्य शारंगधर ने एक बहुत अच्छा सा श्लोक बोला है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातव वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। कि पित्त, कफ, मल और धातु ये सब पंगु है। पंगु मतलब क्या बोल सकते हैं, लंगड़े हैं, मतलब इनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो वात नहीं, पित्त, कफ, मल और धातु ये सब पंगु है, अर्थात स्वयं गति करने में असमर्थ है, लेकिन वायु ही इन्हें गति प्रदान करता है। तो पित्त, कफ और मल धातु है, ये सब पंगु है, इनको गति कराने का काम किसका है, वायु। किस प्रकार, वायु ना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत्। वायु शरीर में उसी प्रकार काम करता है जैसे ही आकाश में वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। ठीक है। तो ये हो गए वात के कर्म। क्या है, सामान्य कर्म उच्छ्वास श्वास निश्वास चेष्टा धातु गति सम मोक्ष गति मताम वायु कर्म विकार्यम। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातुओं की गति, मल का सम्यक निष्कासन, ये सब वात के कर्म है। फिर वायु शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है, सभी चेष्टाओं को बनाता है, मन का नियंत्रण करता है, इंद्रियों को विषय प्रदान करता है, मतलब जो हमारे इंद्रियां पंच ज्ञान इंद्रिय कान नाक जीभ इन सब को विषय प्रदान करता है। धातु की प्राकृत गति करता है, वाणी मतलब जो हम बोल रहे हैं बात की वजह से है, हर्ष उत्साह को बनाता है और मलों को निष्कासन करता है। फिर वायु को क्या, अविकृत मतलब क्या होता है, प्राकृत। ठीक है। विकृत मतलब जो विकृति वाला है, तो अ लिखा है मतलब विकार रहित, तो प्राकृत वायु आयु है, बल है और देह का धारण करती है। और पित्त, कफ, मल, धातु ये सब पंगु है, इन सबको वायु ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। ठीक है। अब आएंगे वात के स्थान। पहले तो अपन ने वो पढ़ा था कि वात का स्थान नाभि से नीचे होता है, पित्त का हृदय और नाभि के बीच होता है, और कफ का हृदय से ऊपर होता है। लेकिन अब कुछ विशिष्ट स्थान बताए हैं, ठीक है, वात के। और फिर हम जब आगे पढ़ेंगे ना इसके 5 टाइप्स, फिर उनके अलग अलग स्थान है। तो ऐसे तो सभी दो संपूर्ण शरीर में होते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो प्राकृत अवस्था में रहते हैं वो उनका स्थान है। तो वात का स्थान क्या है, बस्ती पुरुषाधानम कटी शक्तिनी पादावस्तिनी च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थान। ठीक है। तो क्या है, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ये वात का स्थान है। पुरुषाधान मतलब इंटेस्टाइन और रेक्टम वात का स्थान है। कट्टी मतलब बैक वात का स्थान है। शक्ति मतलब थाइस, पाद मतलब लेग्स और अस्थि मतलब बोन्स, ये सब वात के स्थान है। तो अगर इनमें भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर तो नाभि से नीचे वाली चीज़ आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, बैक, थाई, लेग्स, बोन्स, सब पूरी बॉडी के बोन्स लेंगे लेकिन इससे। ठीक है। तो ये सब वात के स्थान है, लेकिन उनमें भी जो पक्वाशय है, मतलब जो पुरुषाधान बोला है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये वात का विशेष स्थान है। तो बस्ती, पुरुषाधान, कटी, शक्तिनी, पाद है, अस्थि, ये सब वात के स्थान है, लेकिन उनमें भी पक्वाशय वात का विशिष्ट स्थान है। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, ये वाला श्लोक आचार्य चरक ने बताया। आचार्य चरक ने वात के बहुत सारे स्थान बताए, उनमें भी पक्वाशय को वात का विशिष्ट स्थान बोला है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। आचार्य सुश्रुत ने श्रोणी और गुद, श्रोणी मतलब क्या होगा, पेल्विक रीजन। ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने पेल्विक रीजन और गुद मतलब रेक्टम। ठीक है, रेक्टम एनस इनको बोला है। काश्यप संहिता के अनुसार वात का स्थान नाभि के नीचे। ठीक है, वो तो हमने पढ़ा था कि नाभि के नीचे होता है। और अस्थि और मज्जा मतलब क्या था, बोन मैरो। ठीक है। तो यहाँ पर वात का स्थान है आचार्य काश्यप के अनुसार। हमको मेन तो चरक वाला याद रखना है, बाकी सबका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, वैसे ऐसा कुछ पूछते नहीं है। और अष्टांग हृदय ने क्या बोला, श्रोत और स्पर्श इंद्री, ठीक है, मतलब वायु। अगर वायु हमने देखा था जो त्रिदोष और पंच महाभूत का कोरिलेशन, तो उसमें देखा था कि वायु महाभूत से बना है। ठीक है। तो वो जो वायु महाभूत है ना, उसका काम क्या होता है, सुनना देना, और कर्ण इंद्री जो है, और कर्ण इंद्री का काम करना और स्पर्श। ठीक है।
मेन तो वायु का काम है स्पर्श करना, श्रोत इंद्री तो वो आकाश का काम है, लेकिन स्पर्श करना किसका काम है? वात का काम। तो स्पर्श इंद्री तो वात हो जाएगा, और श्रोत मतलब हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायु की हमको हल्की से ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से निकल रही है, तो इससे आवाज़ सुनाई देती है, और स्किन पे तो टच होता ही है। तो अष्टांग हृदय ने उस हिसाब से बताया है कि वात का काम क्या है? श्रोत और स्पर्श इंद्रिय। तो वात के कर्म क्या है? वात का स्थान क्या है? वात का स्थान क्या है? बस्ती, पुरुषाधान, कटी, सक्थिनी, पाद और अस्थि, और मेन कौन सा है? पक्वाश है। ठीक है। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? श्रोणी और गुद को बताया, पेल्विक और एनस रीजन या फिर रेक्टम को। आचार्य काश्यप ने नाभि के नीचे बोला है, अस्थि और मज्जा में बोला है, और अष्टांग हृदय ने श्रोतेंद्री और स्पर्शेंद्रिय मतलब कान और त्वचा बोला है वात के स्थान है। ठीक है। योगवात के प्रमुख स्थान, सामान्यवाद के स्थान। ठीक है। तो अभी तक हमने वाद के सामान्य पढ़ लिया। वाद की निरुक्ति क्या है? वागति गंधर्व धातु से बना है। वाद के गुण रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। आचार्य वाग्भट ने 6 बताए हैं, आचार्य चरक ने 7 बताए हैं, आचार्य चरक ने विशद एक्स्ट्रा बताया है, आचार्य सुश्रुत ने रजोगुण प्रदान बोला है। फिर रासायनिक गुण में योगवाही, आशुकारी, अचिंत्य शक्ति, मानसिक में रजोगुण प्रधान और दारुण होता है। फिर वाद के कर्म क्या है? उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, सम मोक्ष गति मतम, वायु कर्म विकारजम। फिर जो अन्य कर्म थे वो देख लिए। फिर वाद के सामान्य स्थान बस्ती, पुरुषाधान, कट्टी, शक्ति, निपात और अस्थि, ये वाद के प्रमुख स्थान है, और उसमें भी पक्वाशय वाद का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, ये हमने पढ़। अब हम देखेंगे वात के भेद। तो वात के कितने भेद बताए गए? 5। वात, पित्त, कफ सबके 5-5 भेद ही बताए गए। ठीक है, वात, पित्त, कफ सब 5-5 होते हैं। तो वात के 5 भेद कौन से? प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ठीक है, तो वात के 5 भेद कौन से होते हैं? प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। अब पहले पढ़ते हैं प्राण वायु के बारे में। इनके श्लोक याद करना जरूरी नहीं, पर कभी हमेशा ऐसा होता है कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से वात, पित्त, कफ तीनों में से किसी एक का तो ऐसा क्वेश्चन आता ही है। जो हमारा जो सिलेबस का पॉइंट है ना कि निरुक्ति, स्थान, कर्म, गुण और वात के 5 प्रकारों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो 10 मार्क्स में हमको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको ये याद होना ज़रूरी है। तो अगर ये विषय प्राण वायु और इनका अलग अलग श्लोक नहीं याद तो फिर भी ठीक है, लेकिन सामान्य कर्म, सामान्य स्थान, गुण, इन सब का श्लोक याद होना चाहिए। या फिर 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि प्राणवायु का स्थान और कर्म बताइए, तो उस जगह पे हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो प्राणवायु का स्थान और कर्म। स्थानम प्राणस्य शीर्षोर कर्ण जिह्वास्य नासिका, स्थिनम शब्दोद्गार श्वासाहारादि कर्म। तो प्राणवायु के स्थान क्या है? ठीक है, स्थान शीर, उर मतलब थॉरेक्स, तो सिर हेड, कर्ण कान, जिह्वा टंग और नासिका नोज, ये सब किसके स्थान है? प्राणवायु के। सिर, उर, कर्ण, जिह्वा और नासिका, ये प्राणवायु के स्थान है। प्राणवायु के कर्म क्या है? स्टीवन, शौतु, उद्गार, श्वास और आहार, ये सब कर्म है। तो स्टीवन क्या होता है? थूकना। शौतु मतलब छींकना, उद्गार मतलब डकार लेना, श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन और आहार निगलना, ये प्राणवायु के कर्म है। और क्या है? प्राणवायु बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और मन को धारण करता है। तो प्राणवायु शरीर में क्या क्या कर्म करता है? स्टीवन, शौथु, उद्गार, श्वास और आहार का निगलना, ये प्राणवायु का कर्म है। और प्राणवायु बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और मन को धारण करता है। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं कि जो नर्व हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, कान, जिह्वा, इन सब मतलब जो ऑडिटरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, इन सब का काम कौन करता है? प्राणवायु करता है। ठीक है, तो ऐसे हमको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। फिर इसकी विकृति से क्या होगा? तो वो जो नॉर्मली उसके फंक्शन हो रहे थे उनमें प्रॉब्लम आएगी। हिक्का, श्वास, ये सब। हिक्का मतलब उसको हिकअप्स होंगे, और श्वास मतलब उसको ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होंगे। तो प्राणवायु के स्थान क्या है? सिर, उर, कर्ण, जिह्वा और नासिका। से कर्म क्या है? स्टीवन, शौथु, उद्गार, श्वास और आहार का निगलना।
और इसमें अगर विकृति हुई तो हिक्का और श्वास रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, हम इसको जो भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को या फिर क्लेविकल से ऊपर वाले पार्ट को जो भी सप्लाई करता है और थोरेक्स भी सॉरी उनको जो भी सप्लाई करता है उन नव का काम कौन करता है? प्राणवायु। ठीक है, और फैक्ट्री नव, ऑडिटरी नव, ये सब चीज़। अब आती है उदान वायु। उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्युरकंठे च वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्ज बलवर्णादि कर्मच। पुनः स्थानम लिखा है मतलब इसका भी स्थान वही है जहाँ पे प्राणवायु का स्थान है। ठीक है, क्या है? नाभि, ऊर और कंठ। ठीक है, नाभि, ऊर और कंठ। तो ऊर तो उसका भी था और कंठ मतलब थ्रोट भी, मतलब बोला तो नहीं था लेकिन ऊपर वाला पार्ट है तो उसमें थ्रोट आ जाएगा। बस नाभि उदान वायु का अलग से स्थान है। तो उदान वायु का स्थान क्या है? नाभि, ऊर और कंठ। अब इसके कर्म क्या है? वाक प्रवृत्ति। वाक मतलब बोलना, तो हम जो बोल रहे हैं वो कौन नियंत्रण करता है? उदान वायु नियंत्रण करता है। फिर आता है प्रयत्न। ठीक है, फिर आता है ऊर्जो। बल, वर्ण आदि कौन करता है? उदान वायु। ठीक है, तो प्रयत्न से क्या बोल सकते हैं कि जो हम जैसे बोल रहे हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, ये सब चीज़ों को करवाने का जो काम है वो उदान वायु का है। ऊर्जा मतलब उत्साह प्रदान करना और बल और वर्ण बनाए रखना शरीर में, ये सब उदान वायु का काम है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे? भाषण, उच्चारण, गान आदि क्रियाओं का प्रवर्तन करने का काम तथा स्मृति का संपादन उदान वायु करते हैं। कि जैसे कोई भाषण दे रहा है, कुछ चीज़ का उच्चारण कर रहा है, गाना गा रहा है, ये सभी क्रिया किसके द्वारा होती है? वात के द्वारा। और स्मृति, मेमोरी भी उदान वायु के द्वारा ही नियंत्रण होती है। ठीक है, तो ये उदान वायु के सामान्य होगा। अब उदान वायु की विकृति से क्या होंगे? ऊर्ध्वजत्रुकर विकार, डिसऑर्डर अबो क्लेविकल, जैसे शिरोरोग, कर्ण रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, नासा रोग और मुख रोग होंगे। ठीक है, तो उदान वायु का स्थान क्या है? नाभि, ऊर और कंठ। इसके कर्म क्या है? वाक् प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल और वर्ण, और भाषण, उच्चारण, ये सब काम भी उदान वायु का है। इसकी विकृति से जितने भी शिरोरोग, कर्ण रोग, दांत, नाक, कान, मुख जितने भी है उन सब के रोग उदान वायु की विकृति से होते हैं। उदान वायु को ना जो लैरिंजियल न होती है उससे कोरिलेट किया गया है कि उदान वायु लैरिंग्स को कंट्रोल करती है, अपनी वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती है और हमें बोलने के लिए प्रवृत्त करती है। ठीक है, अब है व्यान वायु। तो व्यान वायु का स्थान क्या है? देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्याना शीघ्र गति नृणाम गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिया। व्यान वायु का एक स्पेसिफिक मतलब अलग ही काम है। क्या मतलब? वो संपूर्ण शरीर में रहती है, संपूर्ण देह में व्याप्त होती है। व्यान वायु का एक स्पेसिफिक फीचर है, ऐसा बोल सकते हैं कि देहम व्याप्नोति सर्वम तु, कि व्यान वायु ना संपूर्ण देह में व्याप्त रहती है। ठीक है, तो शीघ्र गति करने वाली व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। तो क्या है? देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्याना शीघ्र गति नृणाम गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिय सदा। इसके कर्म क्या है? गति, प्रसारण और आक्षेप निमेश। गति मतलब क्या होता है? चलना फिरना, ये सब कौन करता है? व्यान वायु। प्रसारण मतलब क्या? अंगों का आकुंचन प्रसारण, कि हाथों को फैलाना, संकोचन करना, पास में लाना, दूर ले जाना, ये सब काम। आक्षेप निमेश, कि हमारे जो ब्रेन के जो फंक्शंस है वो भी आक्षेप मतलब आक्षेप एक तरफ से कन्वर्जन्स है, तो कन्वर्जन्स अगर होते हैं तो वो भी व्यान वायु की दृष्टि की वजह से होते हैं। और निमेश क्या होता है? जो हम हमारी पलक को झपकाते हैं ना, उनको उन्मेष निमेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं किसके द्वारा होती है? व्यान वायु के द्वारा। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, तो हम व्यान वायु को बोल सकते हैं। संपूर्ण शरीर में प्रवृत्त रहता है, श्वेत का निर्माण और निष्कासन करता है, रक्त का संवहन करता है। अब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलेट होता है तो कोई ना कोई तो होगा ना जो उसको ऐसे मूवमेंट करवाता है, तो वो कौन है? व्यान वायु। शरीर में 5 प्रकार की चेष्टाएं, जैसे गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश और उन्मेष। गति मतलब तो मूवमेंट हो जाता है। अपक्षेपण, उत्क्षेपण मतलब क्या? ऊपर देखना, नीचे देखना, मतलब ऊपर की ओर गति करना या फिर नीचे की ओर गति करना। निमेश और उन्मेष, पलक खोलना और पलक बंद करना, ये सब।
ये सब किसके काम है? व्यान वायु के। और व्यान वायु की विकृति से क्या होता है? व्यान वायु की विकृति होने पर सर्व शरीरगत रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, संपूर्ण शरीर में ये होती है तो संपूर्ण शरीर में रोग भी करेगी। तो व्यान वायु का स्थान क्या है? व्यान वायु संपूर्ण देह में रहती है, गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेष आदि क्रियाएं करती है, रक्त का संवहन करती है और इसकी विकृति से संपूर्ण शरीर में होने वाले रोग होते हैं। अब आता है समान वायु। समान वायु का क्या है? श्वेत दो शंभुवाहिनी श्रोतांसी संधिष्ठित अंतर अग्नेश पार्श्वस्थ समानो अग्निपल्पतो। तो क्या करती है? समान वायु कहाँ रहती है? श्वेत व श्रोतस में, दोष व श्रोतस और अम्बु व श्रोतस में रहती है। ठीक है, तो श्वेत व श्रोतस, दोष व श्रोतस मतलब जहाँ भी हमारे दोषों के स्थान है वहाँ रहती है, और अम्बु व जो उदक व श्रोतस स्थान है वहाँ पे रहती है। तथा अंतर अग्नि के पार्श्व में समान वायु का स्थान होता है। अंतर अग्नि के पार्श्व में मतलब जो हमारा आमाशय में, वहाँ पे हमारी जठराग्नि होती है। तो स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि समान वायु का स्थान क्या होता है? स्टमक में होता है। ठीक है, तो समान वायु का स्थान क्या होता है? स्टमक में। समान वायु स्टमक में हमारी अग्नि को नियंत्रण कर रही है। तो क्या है? कर्म क्या है? जठराग्नि को बल प्रदान करती है। जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है इसको हम जठराग्नि बोलते हैं। तो समान वायु क्या है? जठराग्नि को बल प्रदान कर रही है। तो अगर इसमें कोई विकृति होगी तो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम होगी ना, गुल्म, अग्निसाद, अतिसार, ये सब चीज़ें होगी। गुल्म मतलब क्या होता है कि हमारा पेट है ना, उसमें वायु भर जाती है और उससे हमारा पेट फूल जाता है और बहुत ज़्यादा उदरशूल होता है। अग्निसाद मतलब अग्नि जो है ना उसका मंद होना, और अतिसार मतलब डायरिया। समान वायु की विकृति से गुल्म, अग्निसाद मतलब मंदाग्नि और अतिसार आदि रोग उत्पन्न होते हैं। समान वायु का स्थान क्या है? अंतर अग्नि के पार्श्व में, स्वेदवह, दोषवह और अम्बुवह श्रोतस में। इसका काम है जठराग्नि को बल प्रदान करना और इसकी विकृति से गुल्म, मंदाग्नि और अतिसार रोग होते हैं। अब है लास्ट अपान वायु। तो अपान वायु का स्थान क्या है? वृषणो वस्ति मेड्रम च नाभ्युरो वंक्षणो गुदम अपान स्थानम अंतरस्थम शुक्र मूत्र सक्रंतिश। तो कहाँ है अपान वायु का स्थान? वृषण मतलब टेस्टिस, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मेड्र मतलब यूरिथ्रा, नाभि अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकल के वहाँ पर किसका स्थान था? उदान वायु का, नाभ्युरो। ठीक है, तो नाभि, उरु मतलब थाई, ऊर आता है ना तो वहाँ पे थोरेक्स आएगा, और उरु आता है ना तो वहाँ पे थाई आएगा। वंक्षण मतलब इंग्वाइनल रीजन, गुद और आंत। मतलब क्या बोल सकते हैं कि नाभि के नीचे वाला जितना भी स्थान है वहाँ पे अपान वायु होती है। वात तो मुख्य होती है, लेकिन अगर वात के 5 भेद, वात तो पूरे संपूर्ण शरीर में है, लेकिन अगर वात के 5 भेद देखें तो नाभि के नीचे वाले पार्ट्स में अपान वायु होती है। वृषण, बस्ती, मेढ, नाभि, उरु, वंक्षण, गुद और आंत्र में। और इसका काम क्या है? वात, मूत्र, पुरी, शुक्र, आर्त और गर्भ को बाहर निकालना। मतलब जितनी भी हमारे मल है उनको शरीर से बाहर निकालना, शुक्र को शरीर से बाहर निकालना, आर्तो मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, और गर्भ मतलब जो फीटस होता है ना उसको शरीर से बाहर निकालने में कौन काम करता है? अपान वायु। तो इसकी विकृति से भी जो ऑर्गन्स में रहती है उसकी डिसऑर्डर होंगे। तो इसकी विकृति से क्या हो रहा है? गुद और बस्ती में गंभीर रोग होंगे। ठीक है, तो अगर हमको यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर क्या होगा? अपान वायु की विकृति हो जाएगी। तो अपान वायु का स्थान क्या है? वृषण, बस्ती, मेढ, नाभि, उरु, वंक्षण, गुद और आंत। इसका काम है वात, मूत्र, शुक्र, पूरे आर्तों को बाहर निकालना और इसकी विकृति से गुदा और बस्ती में गंभीर रोग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस का 4th पॉइंट कवर हो गया है। वात के जितना भी था, सामान्य कर्म, स्थान, भेद और उनके लक्षण और ये सब चीज़। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर नोट्स का PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, उसको आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।